नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का केडी क्लासेज इंडिया में। इस वीडियो में सीटेट का पेपर सॉल्व करेंगे 6 जनवरी 2022 का, और इसमें ईवीएस का सेक्शन सॉल्व करेंगे। ये 6 जनवरी 2022 का है और इसमें एनवायरमेंटल स्टडीज इसको सॉल्व करेंगे। इसमें 30 क्वेश्चन होते हैं, तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, मड़गांव से नागरकोइल के बीच की दूरी 1134 किलोमीटर है। यदि इस दूरी को कोई रेलगाड़ी 21 घंटे में तय करती है तो इन दोनों शहरों के रेलवे स्टेशनों के बीच रेलगाड़ी की औसत चाल मीटर प्रति सेकंड में है। मीटर प्रति सेकंड में बतानी है इसमें। अब इसमें कितनी दूरी दी है? दूरी दी है 1134 किलोमीटर। तो चाल बराबर क्या होता है? चाल बराबर दूरी बटे समय। अब दूरी कितनी है? 1134 लिख दिया दूरी की जगह, और समय कितना है? 21 घंटे। 21 घंटे यहाँ पे लिख दिया। अब डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 54 किलोमीटर प्रति घंटा। अब चाल आ गई हमारी 54 किलोमीटर प्रति घंटा। ये किस में है? किलोमीटर प्रति घंटा में। हमें किस में निकालनी है? औसत चाल मीटर प्रति सेकंड में। मीटर प्रति सेकंड में निकालना है तो क्या करेंगे? इसमें 54 में कितने गुणा करेंगे? 5/18 का। तो 5/18 का करेंगे तो कितना निकल के आएगा? 15। तो 15 राइट आंसर होगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। कोई छात्र ए पर है और बी पर पहुंचना चाहता है। इसके लिए वह पहले ओ पर जाता है जो ए के ठीक उत्तर में 90 मीटर दूरी पर है। अब ए यहाँ पे है, ए है यहाँ पर, और ये है ओ। नब्बे मीटर ऊपर गया पहले उत्तर की तरफ, उसके बाद फिर वह ओ से बी पर ठीक पश्चिम दिशा में, ओ से बी पर ठीक पश्चिम दिशा में, ओ से बी पर ठीक पश्चिम दिशा में जाएगा। ये तो पश्चिम दिशा में ये है 120 मीटर दूरी तय करके पहुंचता है। यहाँ पे ए है, ए यहाँ पे ओ। अब ये बतानी है ए से बी की दूरी। ए से बी की दूरी कितनी आएगी? तो यहाँ पे कितना है? 90। ये है 120। जब पाइथागोरस ट्रिपलेट से लगाएंगे, कड़ का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, तो निकल के आएगा 150। वैसे भी समझ सकते हैं, ये 3 3 का 9 है और ये 3 चौक 12 है, तो ये कितना होगा? 3 5 15, क्योंकि 3 4 5 होते हैं ट्रिपलेट। तो 150 हो गया। अब इसमें दिशा बतानी है। ए की बी से कम दूरी और बी के सापेक्ष ए की दिशा। तो बी से देखना है हमें ए कौन सी दिशा में है। तो ये कौन सी दिशा में है? ये है दक्षिण पूर्व में। ए देखना है ये कौन सी दिशा में? ये दक्षिण पूर्व में है, बी के सापेक्ष। तो बी से देखना है तो दक्षिण पूर्व में। अब दक्षिण पूर्व किस में आ रहा है? दक्षिण पूर्व है, दक्षिण पूर्व 150 मीटर। ये ऑप्शन नंबर 3 में, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से स्लॉथ के बारे में सही कथन चुनिए। पहले स्लॉथ के बारे में जान लेते हैं। स्लॉथ दिन में करीब 17 घंटे पेड़ों से उल्टे लटक कर मस्ती से सोते हैं। 17 घंटे उल्टे लटक कर सोते हैं। स्लॉथ सप्ताह में एक बार सोच करने के लिए पेड़ से नीचे उतरते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, स्लॉथ जिस पेड़ पर रहते हैं उसी के पत्ते खाकर अपना पेट भरते हैं। 40 वर्ष के अपने जीवन में यह केवल 8 पेड़ों पर घूमने की तकलीफ उठाते हैं। भालू जैसे दिखते हैं पर भालू नहीं है। अब ये क्वेश्चन देख लेते हैं। स्लॉथ लगभग 40 वर्ष जीते हैं, तो 40 वर्ष जीते हैं, ये पॉइंट तो सही है। और आगे क्या है? और दिन के लगभग 17 घंटे वृक्षों की शाखाओं पर उल्टे सिर लटकाकर मस्ती से सोते हैं, ये भी पॉइंट सही है। तो इसमें कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर 1, ये सही आंसर है, क्योंकि इसमें सारे पॉइंट
इसमें जो स्लॉथ के बारे में होते हैं वो सही दिए हैं, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। सर्दियों में ऊनी वस्त्र हमें गर्म रखते हैं, ऊन के ऊष्मारोधी होने का कारण है। इसमें ऑप्शन दिए हैं, ऊनी रेशे आपस में कस कर जुड़े हुए हैं और ठंडी हवा को गुजरने नहीं देते। ये इससे रिलेटेड नहीं है। ऑप्शन नंबर सेकंड में है, ऊनी रेशों के बीच वायु फंसी होती है एवं वायु ऊष्मारोधी है। तो इसमें ऑप्शन नंबर सेकंड में इसके बारे में सही दिया है, ऊनी रेशों के बीच वायु फंसी होती है एवं वायु ऊष्मारोधी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। कक्षा 5 की पाठ्य पुस्तक में छपे गोलकुंडा किले के मानचित्र में 1 सेंटीमीटर जमीन पर 110 मीटर की दूरी को दर्शाता है। तो 1 सेंटीमीटर 110 मीटर को दर्शा रहा है। इस मानचित्र में फतेह दरवाजे और बंजारा दरवाजे के बीच की दूरी कितनी है? 14.2 सेंटीमीटर है। जमीन पर इन दोनों दरवाजों के बीच कम से कम दूरी होगी। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? 1 सेंटीमीटर किसके बराबर है? 110 मीटर के। तो हमें 11.2 सेंटीमीटर किसके बराबर होगा वो बताना है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? 110 ये कितने का मान होगा? 110 यहाँ पे लिख लिया। 110 कितने का मान होगा? ये मान होगा 1 सेंटीमीटर का, तो 1 यहाँ पे लिख दिया। इनटू मल्टीप्लाई किससे करेंगे? इसमें जिसका मान निकालना है हमें, तो 14.2 का मान निकालना है, तो इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 14.2 का। अब कितना निकल के आएगा? 1562 मीटर। अब ये यहाँ पे क्या है? ये मीटर में 110 मीटर में, तो ये मीटर में आंसर निकल के आएगा। अब मैं किस में निकालना है? किलोमीटर में। ये किलोमीटर में आंसर दिए हैं, तो किलोमीटर में निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? 1000 से डिवाइड। तो डिवाइड करेंगे तो 1.562 किलोमीटर आ जाएगा। तो इसमें राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। तीनों राज्यों का ऐसा समूह जिनके किसी किनारे पर अरब सागर है, कौन सा है? इसमें मैप में हमें देखना पड़ेगा अरब सागर किस साइड होता है। इसमें ये लिखा है अरेबियन सी, ये बहुत छोटे छोटे लिखा है, और यहाँ पे लिखा है बे ऑफ बंगाल। तो अरब सागर कौन सी साइड है? ये पश्चिम की साइड। और बे ऑफ बंगाल कौन सी साइड है? पूर्व की साइड। तो इसमें अब कौन से ऑप्शन दिए हैं? ये है केरल। केरल कहाँ पे है? ये है केरल। कर्नाटक, ये कर्नाटक है। और महाराष्ट्र, ये महाराष्ट्र है। अब ये तीनों हैं पश्चिम की दिशा में, और पश्चिम की दिशा में क्या है? अरेबियन सी। तो अरेबियन सी की साइड ही है ये तीनों। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, क्योंकि इसमें पूछा है अरब सागर के पास है, जिनके किसी किनारे पर अरब सागर है। तो अरब सागर इन तीनों के पास है, तो ये ऑप्शन फर्स्ट सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। एक ऐसा नाच है जिसमें जमीन पर बांस की डंडी लेकर दो लोगों की जोड़ी आमने सामने बैठती है, ढोल की ताल पर डंडियों को जमीन पर पीटते हैं तथा ताल के अनुसार डंडियों के बीच लोग एक कतार में खड़े होकर कूदते हैं और नाचते हैं। इस नाच का नाम तथा उस राज्य का नाम जहाँ के लोग इसे नाचते हैं क्रमशः क्या है? अब इसका राइट आंसर कौन सा होगा? इसका राइट आंसर है चेराओ मिजोरम, क्योंकि मिजोरम का ये है डांस। तो अब इसके बारे में जान लेते हैं, चेराओ के बारे में। तो चेराओ नृत्य मिजोरम में एक पारंपरिक नृत्य है, जिसमें 4 लोग बांस की छड़ों के 2 विपरीतांग जोड़े लिए होते हैं। यह मिजोरम के सबसे प्रसिद्ध नृत्यों में से एक है और उत्सव के अवसरों के दौरान यह आकर्षण का एक केंद्र होता है। माना जाता है कि यह 1ली शताब्दी ईस्वी के रूप में शुरू हुआ था। तो ये चेराओ नृत्य है, इसमें 4 लोग दिख रहे हैं यहाँ पे, और ये भी 4 लोग हैं, और 2 एक साइड में ये है, एक साइड में ये। तो ये क्या करते हैं?
पहले यहाँ पे आएंगे, फिर इधर साइड आएंगे, कूदेंगे, तो एक दूसरे की साइड कूदते रहते हैं यहाँ पे, यही डांस होता है इनका। और इसमें यहाँ पे ये दोनों साइड आएंगे, तो ये दोनों साइड एक एक लोग होंगे और 4 लोग बीच में होंगे, तो ये डांस होता है चेराव नृत्य। और ये कहाँ का नृत्य है? मिजोरम का। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। संसार की 5वीं और भारत की पहली ऐसी महिला जिन्होंने माउंट एवरेस्ट की चोटी पर कदम रखा का नाम है। अब इनका नाम क्या है? इनका नाम है बछेंद्री पाल। इस बछेंद्री पाल हैं जो संसार की 5वीं हैं और भारत की पहली ऐसी महिला हैं जिन्होंने माउंट एवरेस्ट की चोटी पर कदम रखा था। अब इनके बारे में जान लेते हैं पहले बछेंद्री पाल के बारे में। तो ये इनकी इमेज हैं बछेंद्री पाल की। अब बछेंद्री पाल भारत की पहली और विश्व की 5वीं महिला थीं जिन्होंने माउंट एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ाई की। बछेंद्री पाल बचपन में एक पिकनिक में गई थीं। वहाँ वे 4000 मीटर ऊंची चोटी पर चढ़ गई थीं। तब यह कुल 12 वर्ष की थीं। नेक्स्ट पॉइंट है, यह उत्तराखंड के गढ़वाल की नाकुरी गांव में बड़ी हुई। कहाँ पे बड़ी हुई ये? कहाँ पे रहती थी ये? उत्तराखंड के गढ़वाल के नाकुरी गांव में। इन्होंने पढ़ाई कहाँ पे की थी? इन्होंने नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग से अपनी ट्रेनिंग ली। और इनके गुरु कौन थे? इन्होंने ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह से ट्रेनिंग ली। 1984 में माउंट एवरेस्ट पर जाने के लिए चुना गया था इनको। 23 मई 1984 ईस्वी को दोपहर के 1:07 पर अपना पहला कदम 8848 मीटर ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर रखा। इनके साथ एक और मेंबर भी गई थी। ये एक साथ कदम नहीं रख पाए क्योंकि वहाँ जगह नहीं थी। अब एक साथ कदम नहीं रख पाए क्योंकि वहाँ पे जगह बहुत कम थी। तो पहले इन्होंने अपना कदम रखा, उसके बाद अपना सिर झुकाया, झंडा फहराया और तस्वीरें ली। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में क्या कहते हैं? सागर माथा भी कहते हैं। तो इनके बारे में इतनी सारी डिटेल है। और अगर आपको वीडियो देखनी है इसकी पूरी डिटेल में तो इसकी वीडियो देख लीजिए, चैनल पर डली हुई है, तो बछेंद्री पाल के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। प्रसिद्ध भारतीय त्योहारों होली और दीपावली के विषय में नीचे दिए गए कथनों में से सही कथन को चुनिए। होली और दीपावली के विषय में देखना है। ये दोनों त्यौहार पूर्णिमा को मनाए जाते हैं, ये गलत है इसमें। ये दोनों त्यौहार अमावस्या को मनाया जाता है, ये भी गलत है। दीपावली पूर्णिमा को और होली अमावस्या को मनाई जाती है, ये भी गलत है। दीपावली अमावस्या को और होली पूर्णिमा को मनाई जाती है, ये सही है इसमें, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। रेगिस्तानी ओक के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। इसमें रेगिस्तानी ओक के बारे में पहले जान लेते हैं। रेगिस्तानी ओक ऑस्ट्रेलिया में पेड़ पाया जाता है। यह ऑस्ट्रेलिया के शुष्क और बंजर क्षेत्रों में पाया जाता है। यह पेड़ लगभग किसी सामान्य कक्षा के कमरे की दीवार की ऊंचाई तक बढ़ता है। इसकी लंबाई लगभग कितनी होती है? 4 मीटर या 11 से 12 फीट होती है। इस पेड़ में पत्तियां बहुत ही कम होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, यदि 30 पेड़ को जमीन पर लाइन से लेटा दिया जाए तो इस लंबाई के बराबर इसकी जड़ों की लंबाई होगी। अर्थात इस पेड़ की जड़ें पेड़ की ऊंचाई के लगभग 30 गुना होती हैं। इसकी जड़ें जमीन के अंदर 250 से 300 मीटर तक जाती हैं जब तक पानी तक ना पहुंच जाएं। यह पानी पेड़ के तने में जमा होता रहता है। जब कभी इस इलाके में पानी नहीं होता या पानी की कमी पड़ जाती है तो वहाँ के लोग इसके तने के अंदर पतला पाइप डालकर पानी निकाल लेते हैं। अब इस क्वेश्चन को देख लेते हैं रेगिस्तानी ओक के बारे में। यह वृक्ष लगभग किसी सामान्य कक्षा के कमरे की दीवार की ऊंचाई तक बढ़ता है, ये पॉइंट सही है इसमें।
यह अबू धाबी में पाया जाता है। ये गलत है, क्योंकि ये कहाँ पे पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में। इस वृक्ष के तने में जल एकत्र होता है। स्थानीय लोगों को जब आवश्यकता पड़ होती है तो पाइप से जल निकाल कर पीते हैं। ये यहाँ पे लिखा है पॉइंट, तो ये भी सही है, सी वाला। इस वृक्ष की जड़ें वृक्ष की ऊंचाई की लगभग 30 गुनी गहराई तक नीचे जमीन में भीतर जाती हैं जब तक जल न पहुंच जाए। तो इसमें ये भी पॉइंट सही है, फोर्थ पॉइंट। इस वृक्ष की बहुत सी शाखाएं होती हैं जिन पर घने पत्ते होते हैं। अब इसमें घने पत्ते नहीं होते, क्योंकि इसमें लिखा है बहुत ही कम पत्ते होते हैं। तो इसमें कौन से पॉइंट सही हैं? ए, सी और डी। ऑप्शन कौन सही होगा? ए, सी और डी। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। हमारे देश में ऐसे गांव हैं जहां के ग्रामवासी अत्यधिक वर्षा होने के कारण अपने घरों को बांस के खंभों पर जमीन से 10 से 12 फीट ऊंचाई पर बनाते हैं। इन घरों को अंदर से लकड़ी का ही बनाया जाता है। ये गांव कहाँ होने चाहिए? ये गांव कहाँ होने चाहिए? तो इसमें ऑप्शन दिए हैं हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, असम, उत्तराखंड। इसमें ये दिख रहा है तो आपको अब इसमें कौन सा ऑप्शन सही लग रहा होगा आपको? असम। तो अब असम के बारे में जान लेते हैं। असम में घर जमीन से 10 या 12 फीट ऊपर होते हैं। ऊंचाई में बनाने की वजह भारी बारिश होती है। तो भारी बारिश होती है, इसकी वजह से 10 या 12 फीट ऊपर बनाते हैं। ये बांस से बनाए जाते हैं और अंदर भी लकड़ियों का प्रयोग होता है। यहाँ बांस को गरीबों का टिम्बर कहा जाता है। क्या कहते हैं? टिम्बर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। नीचे दिए गए हमारे देश के किस केंद्र शासित प्रदेश के अधिकांश सामान्य लोगों को नारियल डली हुई किसी भी करी के साथ उबला हुआ टेपियोका खाना सबसे अच्छा लगता है? ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, गोवा, तमिलनाडु, केरल। अब इसका राइट आंसर कौन सा है? केरल। अब केरल के बारे में जान लेते हैं। केरल में ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है सारे। कथकली नृत्य केरल में होता है। केरल में मलयालम भाषा बोली जाती है। इसकी राजधानी तिरुवनंतपुरम है। केरल में टेपियोका जमीन के नीचे उगाया जाता है। यह एक प्रकार का फल है जिसे केरल के लोग उबालकर खाते हैं। केरल में एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए फेरी नाव का उपयोग किया जाता है। केरल को मसालों का बगीचा भी कहते हैं। यहाँ केले के फूलों से सब्जी बनाई जाती है। केरल में नारियल के पेड़ अधिक होते हैं। केरल के निकटवर्ती राज्य कौन से हैं? तमिलनाडु और कर्नाटक हैं। कोझिकोड केरल में है। मामल्लपुरम जिला केरल में है। बल्लम लकड़ी की बनी छोटी नाव होती है जो केरल में पाई जाती है। मलयालम में माँ की बड़ी बहन को मलयम्मा। अब केरल में कौन सी भाषा बोली जाती है? मलयालम। तो मलयालम में माँ की बड़ी बहन को क्या कहते हैं? बलियम्मा। और नानी को अम्मुमा, चाचा को चिट्टपन और चाची को कुंजम्मा और पिता को अप्पा कहते हैं। तो ये सब इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं केरल के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। बिहार राज्य के लोगों के लिए मधुमक्खी पालन की प्रक्रिया शुरू करने का सर्वोत्तम समय कौन सा होता है? इसमें राइट आंसर है अक्टूबर से दिसंबर। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अब इसके बारे में जान लेते हैं मधुमक्खी पालन के बारे में। इस इलाके में चीनी के पेड़ बहुत पाए जाते हैं। इस इलाके में लीची के पेड़ बहुत पाए जाते हैं। लीची के फूल मधुमक्खियों को बहुत लुभाते हैं, इसलिए इस क्षेत्र के लोग मधुमक्खी पालन कर शहद बनाने का काम करते हैं। कहाँ पे? बिहार में।
मधुमक्खी पालन का सरकारी कोर्स भी होता है। अक्टूबर से दिसंबर मधुमक्खी के अंडे देने का समय होता है और मधुमक्खी पालन शुरू करने का उपयुक्त समय भी माना जाता है। लीची के फूल फरवरी में खिलते हैं। मधुमक्खी एक बक्से से 10 किलो शहद प्राप्त होता है। मधुमक्खी के बारे में इतने पॉइंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। मानव पोषण के संदर्भ में स्वांगीकरण का अर्थ है। ऑप्शन फर्स्ट दिया है, पचा हुआ भोजन का क्षुद्रांत्र की भित्ति में अवशोषण होना एवं रुधिर वाहिकाओं में प्रवेश करना। सेकंड है, अवशोषित पदार्थों का शरीर के विभिन्न भागों में स्थानांतरित होना। थर्ड है, पचा हुआ पदार्थ शरीर में जटिल पदार्थों को बनाने में उपयोग होना। फोर्थ है, भोजन का वह भाग जिसका पाचन नहीं हो पाता, अवशोषण नहीं होता और बृहदान्त्र में भेज दिया जाता है। तो स्वांगीकरण का क्या अर्थ होता है? पचा हुआ पदार्थ शरीर में जटिल पदार्थों को बनाने में उपयोग होना। ऑप्शन नंबर थर्ड ये राइट आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। उस खेत की मृदा के विषय में विचार कीजिए जिसमें कोई किसान रासायनिक उर्वरकों और पीड़कनाशियों का अधिकाधिक उपयोग करके अपने खेतों में बार बार धान की फसल उगा रहा है। आपके विचार से उसके इस व्यवहार से उसके खेतों की मृदा डैश। इसमें ऑप्शन है, अन्य फसलों के लिए अधिक उपजाऊ हो जाएगी, केवल धान की फसल के लिए उपयुक्त बनेगी, वर्ष में कई फसलों के लिए अधिक उपयुक्त बनेगी, कुछ समय पश्चात बंजर हो जाएगी। इसमें कौन सा राइट आंसर होगा? कमेंट कीजिए इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, कुछ समय पश्चात बंजर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। पर्यावरण अध्ययन में ग्रह अधिविन्यास का उद्देश्य है। ऑप्शन फर्स्ट है, पुनरावृत्ति एवं सुदृढ़ीकरण। सेकंड है, घर पर समय का सदुपयोग, विद्यालय में सीखी संकल्पनाओं में दक्षता, सीखने का विस्तार। इसमें कौन सा राइट आंसर होगा? ग्रह अधिविन्यास का उद्देश्य क्या है? सीखने का विस्तार। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। शीला ने कक्षा 3 के विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए उप प्रकरण पशु लिया। निम्न में से कौन से प्रकरण उनके अधिगम के विस्तार के लिए उत्तरदायी होंगे? इसमें ऑप्शन दिए हैं, किसी कविता से स्थानिक पशुओं के नामों का उच्चारण करना। अब कविता से पशुओं को जोड़ना तो ये इसके लिए सही नहीं है, उप प्रकरण पशु के लिए। प्राणी उद्यान के पशुओं तथा स्थानिक पशुओं के चित्रों को देखना। चित्र देखने से इतनी अच्छी समझ में नहीं आएगा। प्राणी उद्यान में पशुओं जानवरों को देखना, तो प्राणी उद्यान में जाके देखेंगे तो अच्छी तरह समझ में आएगा। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। जल से संबंधित त्योहारों को समुदायों द्वारा मनाने को ज्ञात करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त युक्ति कौन सी है? सहपाठी द्वारा सीखना, समुदायों के त्योहारों के वीडियो देखना, परिवार और समुदायों में बुजुर्गों से बातचीत करना, शिक्षक से चर्चा करना। अब जल से संबंधित त्योहारों को समुदायों द्वारा मनाने को, त्योहारों को समुदायों द्वारा मनाने को, तो इसमें क्या है? परिवार तथा समुदायों में बुजुर्गों से बातचीत करना। ऑप्शन नंबर 3 ये सही होगा, क्योंकि इसमें त्यौहार मनाए जाएंगे, त्योहारों को मनाना है समुदायों द्वारा, तो इसमें परिवार और समुदाय दोनों आ जाएंगे। बुजुर्गों से बातचीत करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। कक्षा 1 तथा कक्षा 2 में पर्यावरण अध्ययन की कोई पाठ्य पुस्तकें क्यों नहीं हैं? ऑप्शन है, पर्यावरण अध्ययन के प्रक्रिया कौशल शिक्षक की हैंडबुक में सुझाए गए खेलों द्वारा पढ़ाए जाते हैं। पर्यावरण अध्ययन की महत्वपूर्ण संकल्पनाएं शिक्षकों द्वारा संचालित
पारस्परिक क्रियाकलापों द्वारा पढ़ाए जाते हैं। पर्यावरण अध्ययन से संबंधित संकल्पनाएं और कौशल भाषा तथा गणित के द्वारा सिखाए जाते हैं। अब फर्स्ट सेकंड में क्या होता है, भाषा और गणित, यही दोनों सब्जेक्ट होते हैं, तो भाषा और गणित के द्वारा सिखाया जाता है। यही ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर 3, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड में भाषा और गणित होते हैं, उसी से सिखाते हैं सब कुछ, और इसमें पर्यावरण अध्ययन नहीं होता फर्स्ट सेकंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। निम्न में से कौन सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण का उदाहरण है? ऑप्शन है जल, जंगल, स्मारक, समुदाय। तो इसमें सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण का उदाहरण कौन सा होगा? समुदाय। इसमें बहुत लोग होते हैं समुदाय में, कम्युनिटी में, सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण का उदाहरण है ये, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। पर्यावरण अध्ययन की संकल्पनाओं को प्राथमिक स्तर पर प्रस्तुत करने का उपागम ऐसा है कि विद्यार्थियों को भोजन, आश्रय इत्यादि के विषय में ज्ञात करने के लिए अपने परिवार और समुदाय के सदस्यों से परामर्श लेना पड़ता है। इसका कारण है विद्यार्थी अपने परिवार और समुदाय के सदस्यों के निकट हैं। ऑप्शन सेकंड है परिवार और समुदाय भोजन, आश्रय इत्यादि के संबंध में अधिक जानकारी रखते हैं। अधिगम का प्राथमिक स्रोत विद्यार्थियों की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि है। ये पॉजिटिव पॉइंट है, सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, इसीलिए ये ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। संज्ञानात्मक बाधित विद्यार्थियों को पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने की कौन सी युक्ति सर्वाधिक उपयुक्त है? ऑप्शन है कक्षा में मिश्रित सहपाठी समूह बनाएं, पढ़ाने के लिए श्रव्य पाठों का अधिक विकास करें, कार्यों को भागों में बांटें और पृथक रूप से भागों को पूरा करें, स्पर्शी शिक्षण अधिगम सामग्रियों का अधिक उपयोग करें। इसमें क्या है, कार्यों को भागों में बांटें। पहले कार्यों को भागों में बांटेंगे, जैसे अपने फ्रेंड्स में बांट दिया, और पृथक रूप से भागों को पूरा करें, तो सभी फ्रेंड अपना अपना कार्य करेंगे तो पूरा हो जाएगा जल्दी से। तो इसमें कौन सही होगा? ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। पाठ योजना में ईवीएस की विषय वस्तु के विश्लेषण हेतु निम्न में से कौन सा आवश्यक चरण है? ऑप्शन फर्स्ट है सामग्री के उद्देश्यों का गठन करना, सेकंड है सामग्री को सिखाने के संसाधनों की पहचान करना, अनुदेशीय उद्देश्यों के आकलन की परियोजना बनाना, संकल्पना मानचित्र बनाना। इसमें क्वेश्चन में क्या है, पाठ योजना में ईवीएस की विषय वस्तु के विश्लेषण, अब विश्लेषण करना है ईवीएस का, तो क्या करेंगे? संकल्पना मानचित्र बनाना। तो पहले संकल्पना का मानचित्र बनाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। सतत एवं समग्र मूल्यांकन में समग्र शब्द संबंधित है। ऑप्शन फर्स्ट है संज्ञानात्मक स्तर से, सह पाठ्यचर्या क्रियाकलाप से, समग्र विकास से, शैक्षिक क्षेत्र से। तो समग्र का मतलब क्या होता है? समग्र का मतलब होता है समग्र विकास से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। पर्यावरण अध्ययन के सीखने के आकलन का एक उदाहरण कौन सा है? सीखने के आकलन ऑप्शन दिए हैं कार्यपत्रक के द्वारा विद्यार्थियों का भारत के मानचित्र पर भारत के तटीय राज्यों को खोजना, विद्यार्थियों को अगले स्तर में भेजने के लिए वार्षिक परीक्षा लेना, पर्यावरण अध्ययन अवधारणाओं के निष्पादन के स्तर को ज्ञात करने के लिए अर्धवार्षिक परीक्षा, अभिभावकों को उनकी उपलब्धियों के विषय में बताने के लिए प्रत्येक इकाई के अंत में परीक्षा लेना। अब इसमें क्या है, अंत में परीक्षा लेना, अर्धवार्षिक परीक्षा लेना, वार्षिक परीक्षा लेना,
ये तीनों नेगेटिव पॉइंट हैं। इसमें क्या है, नेगेटिव नहीं है लेकिन इसके लिए अनुसार नहीं है। सीखने के आकलन, जैसे कोई बच्चा कुछ पढ़ रहा है तो उसी का आकलन करना है इसमें, तो वो कब होगा, उसमें तुरंत ही आकलन हो जाएगा। तो जो सीख रहे हैं उसी का आकलन करना है। तो कार्यपत्रक के द्वारा विद्यार्थियों का भारत के मानचित्र पर भारत के तटीय राज्यों को खोजना। जैसे बच्चे से पूछेंगे कि ये राज्य कौन सा है, जैसे उत्तर प्रदेश कहाँ पे है, तो वो बताएगा हाल के हाल। तो उसमें सीखने का आकलन हो रहा है, जो सीख रहा है बच्चा उसका आकलन तुरंत हो जा रहा है। तो इसमें ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। और इसमें पॉइंट में क्या है, वार्षिक परीक्षा लेना, तो ये तो 1 वर्ष के बाद होगी परीक्षा, तो उसमें ये आकलन नहीं हो पाएगा। और ये अर्धवार्षिक, 6 महीने के बाद, और ये अंत में परीक्षा लेना, तो ये लास्ट में परीक्षा है। ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट में सही है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। पर्यावरण अध्ययन में अनुभवात्मक सीखने में वृद्धि के लिए शिक्षण शास्त्रीय अभ्यासों का चुनाव कीजिए। अनुभवात्मक सीखने में पर्यावरण अध्ययन की चुनिंदा अवधारणाओं पर ध्यान केंद्रित करना, ये तो नेगेटिव पॉइंट है क्योंकि इसमें लिखा है चुनिंदा। चुनिंदा मतलब कुछ अवधारणाओं पर ध्यान केंद्रित करना। इसका मतलब हम पढ़ेंगे तो सभी अवधारणाओं पर ध्यान केंद्रित करेंगे, क्योंकि इसमें चुनिंदा है तो कुछ ही रह जाएंगे उसमें। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण में कला का एकीकरण करना, ये पॉजिटिव पॉइंट है। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण में कहानी करने का एकीकरण करना, कहानी कहने का एकीकरण करना, ये भी सही है। बी और सी इसमें सही हो जाएंगे दोनों, तो ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। एक प्राणी उद्यान में जाने पर पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका ने अपने विद्यार्थियों से प्राणी उद्यान के जानवरों की खाने की आदतों, उनके देश, बाहरी लक्षणों जैसे आकार, रंग, बाल इत्यादि को खोजने के लिए कहा। इस क्रियाकलाप के द्वारा वह किन प्रक्रिया कौशलों को विकसित कर रही है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड। तो इसमें अवलोकन, प्रश्न पूछना, संवेदनशीलता और संवाद, इसमें ये चारों पॉइंट हैं। अवलोकन करना है, जैसे बच्चों का अवलोकन करना है, बच्चा क्या जानते हैं उनके बारे में, उनसे प्रश्न पूछेगी शिक्षिका। और संवेदनशील, कितना संवेदनशील हैं बच्चे जो जानवर हैं उनके प्रति, और संवाद करेगी। तो इसमें ऑप्शन नंबर थर्ड सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन का थीम कौन सा है। ऑप्शन है जल, मौसम, सामग्री, जानवर। तो थीम के बारे में जान लेते हैं। थीम्स ऑफ ईवीएस, तो 6 थीम होती हैं टोटल। तो फर्स्ट है परिवार और मित्र, फैमिली एंड फ्रेंड्स। भोजन, फूड। आवास, शेल्टर। जल, वाटर। यात्रा, ट्रैवल। छठवीं है वस्तुएं करने के लिए और सीखने के लिए, थिंग्स वी मेक एंड डू। अब ये इंग्लिश में साथ में क्यों लिखी है, क्योंकि कभी कभी इंग्लिश में भी दे दिया जाता है। तो इसमें कौन सी है पर्यावरण अध्ययन की थीम, इसमें है फर्स्ट जल, ये लिखा है वाटर। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29। पर्यावरण अध्ययन के आकलन में एक शिक्षक कौन से उच्च स्तरीय चिंतन वाले प्रश्न का चुनाव करेंगे। एक शिक्षक कौन से उच्च स्तरीय चिंतन वाले प्रश्न, इसमें ऑप्शन है हम कौन सी 5 जड़ें खाते हैं, क्या होगा यदि पृथ्वी पर पेट्रोल और डीजल ना हो, पत्तियों का हरा रंग किस कारण से होता है, बीज बोने से लेकर गेहूं की फसल काटने तक के चरण कौन से हैं। अब इसमें क्या है उच्च स्तरीय चिंतन वाला क्वेश्चन, इसमें कौन सा होगा, क्या होगा यदि पृथ्वी पर पेट्रोल और डीजल ना हो। तो ये उच्च स्तरीय वाला प्रश्न है कि ख़त्म हो जाए या ना हो तो क्या होगा, कि उनके बारे में जानकारी करना है इसमें। तो इसमें ऑप्शन नंबर सेकंड सही होगा। अब इसमें पेट्रोल और डीजल ख़त्म हो जाएगी जैसे, तो बस वगैरह नहीं चल पाएंगी, कुछ भी नहीं चल पाएगा, और कारखाने नहीं चल पाएंगे, फैक्ट्री बंद हो जाएंगी, सब कुछ हो जाएगा। तो उसके बारे में चिंतन करना है, तो बहुत ही ब्रॉड लेवल पे होगा इसमें ये, इसलिए ये उच्च स्तरीय चिंतन है। ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30, और ये लास्ट क्वेश्चन है।
8 विद्यार्थियों के 5 समूहों में से प्रत्येक समूह ने वन्य जीवों के संरक्षण के लिए लघु नाटिका प्रस्तुत की। उनके पर्यावरण अध्ययन की अवधारणाओं की समझ और सृजनात्मकता अभिव्यक्ति का सर्वाधिक उपयुक्त आकलन किया जा सकता है। ऑप्शन फर्स्ट है पोर्टफोलियो, सेकंड पर्यावरण अध्ययन संप्रत्यों की प्रस्तुति एवं समझ के आकलन के लिए रूबिक्स, प्रस्तुति का अवलोकन एवं रिकॉर्डिंग, पर्यावरण अध्ययन अवधारणाओं को जांचने के लिए प्रस्तुति के उपरांत पेन पेपर परीक्षा। इसका कौन सा आंसर होगा? इसका आंसर आप कमेंट में कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।